नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज पश्चिमी यूपी की उस रैली की बात जिसने पश्चिम ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का पारा चढ़ा दिया, क्योंकि पहली बार एक मंच से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने न सिर्फ अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया, बल्कि जाटलैंड से भाजपा पर हमला बोलकर डबल धमाका भी कर दिया। क्योंकि जहां अखिलेश पश्चिम में भाजपा का सूरज अस्त करने की हुंकार भर रहे थे, वहीं जयंत ने अपने गठबंधन को डबल इंजन बताकर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ करके उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का काम होगा। इस बार 22 में आप फैसला लो और बाबा जी को पूरी तरह फ्री कर दो कि 24 घंटे गोरखपुर में बछड़ों के साथ खेलें। मेरठ में लाल इनकलाब, 22 में बदलाव की हुंकार। इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। जयंत अखिलेश का डबल धमाका, पश्चिम के युवा लड़ाका। डबल इंजन की सरकार हम देंगे, लोक दल का कार्यकर्ता देगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता देगा। जाटलैंड में अखिलेश का ब्रह्मास्त्र, पश्चिम में किसका होगा सूर्यास्त। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूँ का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त रैली ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। मेरठ के सिवाल खास में अखिलेश और जयंत के गठबंधन की ये लॉन्चिंग रैली थी, जिसको लेकर पहले से दावा किया गया था कि ये रैली न सिर्फ ऐतिहासिक होगी बल्कि पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को भी बदल देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जितनी भीड़ इस रैली में उमड़ी, उससे पूरा मैदान लाल और हरी टोपी से पट गया। मैं देख रहा हूं जब से आपके बीच में पहुंचा हूं, ये जो आपके दाईं ओर सड़क है, सड़क पे दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं। अभी भी ये मैदान छोटा पड़ गया है, लोगों का आना अभी रुका नहीं है। ये डी भर गई, दाएं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, बाईं तरफ मंच भरा है। भीड़ को देखकर अखिलेश यादव इतने गदगद हुए कि उन्होंने अपना शब्द भेदी ब्रह्मास्त्र चलाते हुए पश्चिम में भाजपा के सूर्यास्त का ऐलान कर दिया। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? अखिलेश यही नहीं रुके, वो एक चुभता हुआ तीर पलायन के मोर्चे पर अमित शाह पर भी दागते दिखाई दिए। यही सहारनपुर में मैं आया था, सभा थी। सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा? मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। अखिलेश बोल रहे थे तो जयंत भला कहां चुप बैठने वाले थे, और जयंत ने भी डबल इंजन की सरकार का नारा देते हुए किसान कार्ड चल दिया। हम और अखिलेश जी साथ चल रहे हैं। हमारे गठबंधन का ऐलान आज इसी मंच से हो गया।
ये डबल इंजन की सरकार हम देंगे। लोकदल का कार्यकर्ता देगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता देगा। और जब हमारी सरकार बनेगी, जब अखिलेश जी का विजय रथ लखनऊ में जीत के पहुंचेगा, तब हम पहला काम करेंगे कि मेरठ के चौधरी चरण सिंह जी के इस कर्म भूमि में शहीद किसानों की स्मृति में एक स्मारक हम बनाएंगे। अखिलेश की रैली से पश्चिम की राजनीति कितनी बदलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, उससे सवाल बड़ा है कि क्या पश्चिम में बड़ा खेल होगा। क्योंकि 2017 में इसी पश्चिम से भाजपा ने 109 सीटें जीती थी, जबकि सपा 21 और रालोद सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। लेकिन इस बार सपा और रालोद को भरोसा है किसान आंदोलन एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अखिलेश हो या जयंत, दोनों की बातें किसानों के इर्द गिर्द ही थी, जिसमें किसानों की अनदेखी से लेकर लखीमपुर हिंसा का जिक्र था। मंच के आगे गन्ने भी रखे गए थे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या किसान आंदोलन पश्चिम फतेह करने के लिए काफी है? क्या जाट और मुस्लिम 2013 की बात भुलाकर साथ आएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर आखिरी फैसला वोट की कसौटी पर होगा और फिर पता चलेगा कि किसका सूरज पश्चिम में अस्त होगा। मेरठ से अविनाश तिवारी के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। मंगलवार का दिन वार पलटवार के नाम रहा, क्योंकि जहां पश्चिम में जयंत और अखिलेश गरज रहे थे, वहीं पूर्वांचल में पीएम मोदी और सीएम योगी विपक्ष पर बरस रहे थे। लेकिन इस वार पलटवार में सबसे ज्यादा चर्चा लाल टोपी की रही, जिसको लेकर पीएम मोदी ने एक चुभता हुआ तीर अखिलेश यादव पर चलाया, तो जवाब में अखिलेश ने भी इंकलाब का नारा देकर पलटवार कर दिया। योगी के गढ़ से मोदी की ललकार, लाल टोपी पर सीधा प्रहार। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। चुनाव से पहले 10,000 करोड़ की सौगात, क्या एम्स और कारखाने से बनेगी बात? जहां पश्चिम में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भाजपा की किलेबंदी कर रहे थे, वहीं पूरब में पीएम मोदी और सीएम योगी 10,000 करोड़ की सौगात देकर पूर्वांचल में एक नई कहानी लिख रहे थे। क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद ये 1 महीने में दूसरी बार था जब केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने पूर्वांचल को एम्स और फर्टिलाइजर प्लांट की बड़ी सौगात दे डाली और 22 की चुनावी पिच पर विकास के मोर्चे पर अपने विरोधियों को सबसे बड़ी चुनौती दे दी। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। गोरखपुर एम्स से पूर्वांचल के स्थानीय लोगों को न सिर्फ इलाज मिलेगा, वहीं फर्टिलाइजर प्लांट से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वोट भी मिलेगा, क्योंकि चुनावी मौसम में हर बात वोट से शुरू होकर वोट पर ही खत्म हो रही। क्योंकि पीएम मोदी आए तो पूर्वांचल को एम्स और कारखाने की सौगात देने, लेकिन लाल टोपी पर ऐसा वार किया कि पूरब से पश्चिम तक सियासी पारा चढ़ गया। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए,
घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। पीएम मोदी के इस वार का पलटवार करते हुए एक ट्वीट अखिलेश ने भी किया, जिसमें खास तौर पर लाल टोपी शब्द का इस्तेमाल किया और इनकलाब की हुंकार भरते हुए 22 में बदलाव का नारा एक बार फिर दोहरा दिया। इस बार पूर्वांचल में कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि जहां भाजपा विकास को आधार बनाकर चुनाव जीतने का दम भर रही, वहीं समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर पूर्वांचल में एक बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि 2017 में पूर्वांचल की 130 सीटों में से भाजपा ने 87 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 14 पर जीत मिली थी। मतलब यूपी में भाजपा का कमल खिला तो इसमें पूर्वांचल की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन इस बार हालात बदलने का दावा हो रहा है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, गठबंधन का बदला हुआ आधार है, क्योंकि जो राजभर पिछली बार भाजपा के खेमे में थे वो पाला बदलकर सपा के साथ आ गए हैं। वहीं अपना दल के भी सपा के साथ, जिससे राजभर और कुर्मी वोट का संतुलन बिगड़ सकता है। अब ये कितना बदलेगा ये देखना होगा। गोरखपुर से वीरेश पांडे, ABP। और अब बात प्रियंका के 40% घोषणा पत्र की, क्योंकि कल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, जिसमें खास तौर पर महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। क्योंकि इस चुनाव में प्रियंका महिला कार्ड जमकर खेल रही हैं। 40% महिलाओं को टिकट और स्कूटी जैसे वादे प्रियंका पहले ही कर चुकी है। यूपी फतेह का प्लान, प्रियंका करेंगी घोषणा पत्र का ऐलान। एक अलग से महिला का घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं। आधी आबादी पर दांव, क्या यूपी में बढ़ेगा कांग्रेस का भाव? बदलाव की आती है जिसका नाम, बदलाव की आती है जिसका नाम। यूपी की चुनावी लड़ाई भले ही भाजपा बनाम सपा के बीच दिख रही हो, लेकिन प्रियंका गांधी की कोशिश हाथ को मजबूत कर इसे त्रिकोणीय बनाने की है, क्योंकि 32 साल का सूखा खत्म करने की जिम्मेदारी प्रियंका ने अपने कंधों पर उठाई है। और इसे पूरा करने के लिए प्रियंका बुधवार को एक बड़ा दांव चलने जा रही हैं, क्योंकि जहां भाजपा और सपा अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार नहीं कर पाए हैं, वहीं प्रियंका गांधी यूपी में अपना पहला घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। जो पार्टी का घोषणा पत्र है उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में है और लगातार यहां पर बैठकों का सिलसिला जारी है। घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई, उसके बाद अगर आज की बात करें तो स्ट्रैटेजी कमेटी, चार्जशीट कमेटी और तमाम यहाँ पर बैठकें हुई और प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया कि पार्टी महिलाओं के लिए जो उसका घोषणा पत्र है उसको जारी करेगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में महिलाओं पर जोर होगा, क्योंकि प्रियंका पहले ही 40% महिलाओं को चुनाव लड़ाने और फ्री स्कूटी जैसे वादे कर चुकी हैं। एक अलग से महिला का घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं जी, वो खास एक अलग घोषणा पत्र बनाया है, उसको हम कल जारी करेंगे। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र कितना अलग होगा ये आने वाले वक्त में साफ होगा, पर जिस तरह से प्रियंका महिलाओं पर दांव चल रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि प्रियंका एक नई राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश में है, जिससे दूसरे राजनीतिक दल अभी तक बचते रहे हैं। लेकिन क्या इससे यूपी में कांग्रेस का 3 दशक का सूखा खत्म होगा? क्योंकि प्रियंका जितना लोगों को जोड़ नहीं पा रही, उससे ज्यादा पार्टी के नेता छोड़कर उनका साथ जा चुके हैं। वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि क्या अकेले प्रियंका यूपी में कुछ बड़ा कर पाएंगी? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उसके बाद भी कांग्रेस दहाई का आंकड़ा तक न छू पाई। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ओमिक्रॉन को भीड़ के न्योते की, क्योंकि देश की आधी आबादी को वैक्सीन लग गई है, लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि आधी आबादी अभी बाकी है। और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है, जहां चुनावी रैली में आने वाली भीड़ अफ्रीका से आए ओमिक्रॉन को खुला न्योता दे रही है।
दिल्ली तक पहुंचा ओमिक्रॉन का वायरस, यूपी में दहशत। दूसरी लहर में भारी पड़ी थी लापरवाही, क्या फिर होगी तबाही? बाईस में चुनाव, ओमिक्रॉन का तनाव। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा। 30 से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। क्या वाकई ये संभल जाने का वक्त है? क्या वाकई आने वाला साल मुसीबत लाने वाला है? क्योंकि 25 नवंबर को WHO ने साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के पहले केस की जानकारी दी थी और महज 10 दिनों के भीतर ये दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है। वहीं भारत में भी तेजी के साथ पैर पसार रहा है, क्योंकि कर्नाटक, गुजरात, मुंबई के बाद ओमिक्रॉन अब दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में तंजानिया से आए एक शख्स में ओमिक्रॉन के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से। हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5वां कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी मुश्किल उत्तर प्रदेश समेत उन 5 राज्यों में है जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव है, क्योंकि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ओमिक्रॉन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रही है, आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं चुनावी तैयारियों के बीच रैलियों में उमड़ी भीड़ की तस्वीर हैरान करने वाली है। आज कोरोना को लेकर हो रही हर लापरवाही के बारे में बताएंगे, हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो आने वाले खतरे को दावत देने वाली है। लेकिन उससे पहले कानपुर IIT के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की चेतावनी सुन लीजिए। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। हो सकता है लोग इस चेतावनी को हवा में उड़ा दें, ठीक वैसे जैसे दूसरी लहर के वक्त उड़ाया था, जिसके बाद शहर शहर से आई तस्वीर ने लोगों को बहुत रुलाया था। पूरे हेल्थ सिस्टम ने दम तोड़ दिया था, न अस्पताल में बेड थे, न ऑक्सीजन, न रेमडेसिविर जैसी दवाइयां। शमशान घाट पर दाह संस्कार करते करते इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह के चक्कों तक ने दम तोड़ दिया था। लकड़ियां कम पड़ गई थी तो लाशों को नदी किनारे दफना दिया था। बाद में गंगा में बहती लाशों की तस्वीरें जमकर वायरल हुई थी। वो आपदा का भयंकर मंजर था जिसे याद करके रूह कांप जाती है। लेकिन लगता है हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में अगला नंबर यूपी का हो। और ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा इसे भी समझ लीजिए। ये तस्वीर उन श्रद्धालुओं की है जिसे एक ट्रेन में बैठाकर तीर्थ योजना के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या के लिए रवाना किया था। लेकिन इस तस्वीर में किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। अगर किसी ने लगा भी रखा है तो वो भी सिर्फ रस्म अदायगी के लिए। अब जरा सोचिए, अगर इनमें से किसी को कोरोना हुआ तो क्या ये यूपी में नहीं फैलेगा? वैसे कोरोना को फैलाने में यूपी के राजनीतिक दल भी पीछे नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुंदेलखंड की रैली की तस्वीर। अखिलेश 3 दिन तक बुंदेलखंड में रहे, जहां हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। न अखिलेश यादव ने मास्क लगाया, न उनके रथ पर सवार किसी कार्यकर्ता ने, और न सड़कों पर खड़ी भीड़ में। जबकि अपनी रैली में अखिलेश ने कई बार कोरोना काल का जिक्र किया।